नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस और मैं हूं राकेश कुमार। बिहार विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से तैयारी थी, उसी तरह की तैयारी आज तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से नाम का ऐलान किया गया है और जिस तरीके से जो नाम सामने आए हैं, उसको लेकर अटकलों का भी बाजार गर्म है और लगातार इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी एक बड़ी जीत हासिल करने की तैयारी होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि पहली लिस्ट जो जारी हुई है उसमें क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है, कितने लोग खास करके चुनावी मैदान में दिखाई पड़ सकते हैं, कौन से दिग्गज हैं, कितनी महिलाएं हैं और इस बार के चुनाव में कितना कुछ असर दिखाई पड़ेगा इस बीजेपी को कि आखिर किस तरीके से चुनाव में अपनी भागीदारी निभा सके। समीर जी, क्या लगता है कि पहली लिस्ट आई है बीजेपी की और लगातार कहा जा रहा था कि बीजेपी बड़ी ताकत लगाकर चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है, क्या दिखाई पड़ता है पहली लिस्ट सामने आते ही? देखिए, पहली लिस्ट जो अभी मेरे सामने है, इस दर्शकों के सामने है, इस लिस्ट का पोस्टमार्टम हम लोग आज करेंगे कि इस लिस्ट जो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है उसमें किन बातों का विशेषकर ध्यान रखा गया है। इस बार का आप बिहार विधानसभा चुनाव देखेंगे तो जो एक कैंपेनिंग बीजेपी की तरफ से की जा रही है, एकदम वॉर मोड में की जा रही है। बीजेपी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कोई कसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इस बार का चुनाव समीकरण शुरू से आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बीजेपी इस बार बड़े भाई की रोल में है। सीटें जरूर 101 हुई हैं, लेकिन इस बात को लेकर भी जेडीयू में नाराजगी थी, जेडीयू में अंदर खाने नाराजगी थी, लेकिन बीजेपी इससे हिली नहीं। तो इस बार बीजेपी पूरा मन बना चुकी है कि इस बार का जो बिहार विधानसभा का चुनाव हो, उसके बाद के जो बिहार का समीकरण है, जो डिपेंडेंसी है नीतीश कुमार पे, वो कुछ हद तक कम हो और इसकी पूरी कोशिश की गई है। ये लिस्ट है, हम लोग इस लिस्ट पे बात करेंगे। तो इस लिस्ट में देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें है कि जो 12 मंत्री हैं उन्हें टिकट दिया गया है, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। 48 विधायकों के टिकट रिपीट हुए हैं। 71 की लिस्ट में 48 विधायकों के टिकट रिपीट हुए हैं, जिसमें एक बड़ी संख्या विधायकों के टिकट कटे भी हैं। इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा टिकट, जो बड़ा नाम कटा है, 5 बार के विधायक रहे पटना साहिब से जो बीजेपी के स्पीकर भी थे, उनका टिकट काट दिया गया है। उनके जगह पे रत्नेश कुशवाहा जो हाईकोर्ट के वकील हैं, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही जब आप लिस्ट देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि 9 महिलाओं को जगह दी गई है चुनाव लड़ने के लिए। बीजेपी ने 9 महिलाओं 71 में से 9 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। तो कुछ नाम हैं, हम उन पे चर्चा करेंगे। जैसे बेतिया सीट से अगर हम लोग शुरू करते हैं तो इसमें श्रीमती रेणु देवी को टिकट गया है। पूर्व में डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से। जब इसके पहले सरकार बनी थी सम्राट चौधरी से पहले, जब तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी 2 डिप्टी सीएम थे, तो फिर से रेणु देवी को टिकट दिया गया है। इसके बाद रक्सौल है, जहां से प्रमोद कुमार सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मधुबन से राणा रणधीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसी तरह मोतिहारी देखेंगे तो प्रमोद कुमार हैं, ढाका पवन जायसवाल हैं, रीगा वैद्यनाथ प्रसाद हैं और भी कई सारी सीट हैं। फिर आप आएंगे परिहार में फिर से आपको एक महिला उम्मीदवार दिखेंगी, श्रीमती गायत्री देवी, जो इस बार चुनावी मैदान में है। तो महिलाओं को भी जगह देने की कोशिश की गई है। कुछ महत्वपूर्ण सीटों पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे छातापुर, यहाँ पे नीरज कुमार सिंह बबलू चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, सुशांत सिंह राजपूत के भाई। उसी नरफतगंज में आप आएंगे तो यहाँ श्रीमती देवंती यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। किशनगंज जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी एक महिला उम्मीदवार हैं, स्वीटी सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसी तरह जब आप कटिहार आएंगे तो तारकिशोर प्रसाद, एक बड़े नाम है बिहार बीजेपी में, उन्हें यहाँ से टिकट दिया गया है, चुनावी मैदान में उन्हें उतारा गया है। और हम कुछ बड़े नामों पर चर्चा कर लेते हैं, हम अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं, उसके बाद फिर हम पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। बरूराज से अरुण कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। अरुण कुमार सिंह बड़े नाम हैं। बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। सीवान की बात करें तो सीवान से मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें टिकट दिया गया है। और इसमें गौर करने वाली बात ये रहेगी राकेश, कि पहले ये विधान परिषद के सदस्य थे, एमएलसी थे। इस पे हम और चर्चा करेंगे, क्योंकि जब से प्रशांत किशोर मंगल पांडे पे आरोप लगा रहे थे, इसके बाद कई चर्चाएं थी, तो बीजेपी ने कहा ठीक है, आप पे बहुत आरोप लगे हैं, आप चुनावी मैदान में जाइए, जनता के सामने अपना भरोसा साबित कीजिए, फिर बैक टू द पवेलियन आइए, क्योंकि अब एमएलसी का कोटा ऐसे नहीं मिल जाएगा कि आप एमएलसी बने, मंत्री बने, इससे नहीं चलेगा, जनता का विश्वास जीतिए।
फिर आप आगे चलेंगे तो बेगूसराय से कुंदन कुमार को टिकट दिया गया है। हम सारी सीट नहीं बता रहे हैं क्योंकि लिस्ट हमारे दर्शकों के पास भी होगी, हम कुछ महत्वपूर्ण सीटों पे चर्चा कर रहे हैं। तारापुर सबसे महत्वपूर्ण सीट इस बार रहेगी तारापुर, क्योंकि यहाँ से सम्राट चौधरी चुनावी मैदान में है। एमएलसी सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, और तारापुर यहाँ से जो इनके फादर थे सकनी चौधरी, वो विधायक यहाँ से बना करते थे। और इसमें गौर करने वाली बात ये रहेगी राकेश कि 2010 से जो ये सीट थी वो जेडीयू के खाते में थी। 2010 से लगातार जेडीयू यहाँ से चुनाव जीत रही थी, लेकिन बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाली है, खासकर सम्राट चौधरी के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार सम्राट चौधरी पर आक्रामक रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो पहले हमने मंगल पांडे की बात की, स्वास्थ्य मंत्री एमएलसी थे, मंत्री थे। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया चुनावी मैदान में, सम्राट चौधरी एमएलसी थे, डिप्टी सीएम थे, प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया चुनावी मैदान में। उसी तरह लखीसराय से अब जब बात करेंगे तो विजय सिन्हा है, डिप्टी सीएम है, वो चुनावी मैदान में है। बिहार शरीफ से सुनील कुमार चुनावी मैदान में है। बांकीपुर से नितिन नवीन विधायक हैं, बीजेपी के बड़े चर्चित चेहरे हैं, लगातार उनके बयान आप सोशल मीडिया पे तैरते हुए देख सकते हैं, उनका है। कुम्हरार संजय कुमार गुप्ता को टिकट दिया गया, यहाँ से भी जो सिटिंग विधायक थे उनका टिकट काट के संजय कुमार गुप्ता को टिकट दिया गया है। पटना साहिब, ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है। पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। स्पीकर नंद किशोर यादव का टिकट यहाँ से काट दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है, बीजेपी का यहाँ दबदबा रहता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ रत्नेश कुशवाहा चुनावी मैदान में है। दानापुर रामकृपाल यादव चुनावी मैदान में है, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। 2014 में जब मोदी कैबिनेट वन थी उसमें मंत्री का जिम्मा संभाल चुके हैं, 2 बार के सांसद हैं, ये चुनावी मैदान में है। वहीं विक्रम से आप देखिएगा सिद्धार्थ गौतम, ये भी एक बड़ा नाम माने जाते हैं, इनका ये है। आरा से संजय सिंह टाइगर को टिकट दिया गया है, और जो यहाँ टिकट कटा है वो अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट कटा है। माना जाता है कि संजय टाइगर का राजपूत वोट बैंक पे अच्छा दखल माना जाता है उस क्षेत्र में, तो इसलिए इन्हें यहाँ से टिकट दिया गया है। समीर, अब हम लोग चर्चा करते हैं, थोड़ा दूसरी तरफ जाते हैं। टिकट जिनको मिला है वो तो निश्चित तौर पे अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। आपने एक बात का जिक्र किया कि जदयू और बीजेपी 2 बड़ी पार्टियां खास करके एनडीए में हैं, और उन दोनों पार्टियों को की बातचीत की जाए तो 101 सीट पे चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। लेकिन आपने उसी दिशा में चर्चा की कि एक इस बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नजर आ सकती है। क्या लगता है इसका कितना असर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी नाराजगी जदयू में दिखाई पड़ रही है और कुछ विधायक हैं पहले के या फिर उनके जो बड़े नेता हैं अभी ही नाराजगी व्यक्त करने लगे हैं। नहीं, देखिए पूरी तरीके से बीजेपी इस बार का चुनाव देखें तो फ्रंट फुट से बीजेपी लड़ रही है। आप सम्राट चौधरी का टिकट देख लें, जदयू के खाते की सीट थी, वो सेफ सीट थी, लेकिन बीजेपी ने चाहा कि उस सीट से मेरे डिप्टी सीएम चुनाव लड़ेंगे, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी जो अभी सीट बंटवारे को लेकर कल एनडीए की प्रेस वार्ता थी, वो प्रेस वार्ता टल गई और आज बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई विदाउट प्रेस वार्ता। इससे समझ में आता है कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, बीजेपी इस बार किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने की मूड में नहीं है। इसका संकेत एक चीज से और आप देख सकते हैं, जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे, काफी करीबी माने जाते थे, उन्हें 6 सीट, कुशवाहा करीबी माने जाते हैं नीतीश 6 सीट, लेकिन चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के कथित अनुमान, उनकी पार्टी को 29 सीट दिया गया है, 0 विधायक। पिछले चुनाव में वो अकेले चुनाव लड़े थे, जहां जहां जेडीयू चुनाव लड़ी थी वहां वहां वो चुनाव लड़े थे, और 0 के खाते के बाद भी 29 के बार्गेनिंग तक वो पहुंचे। लेकिन हम और कुशवाहा दोनों 6-6-12 पे सीमित हो गए। तो ये बीजेपी अपनी पूरी रणनीति के तहत गठबंधन में जरूर है, लेकिन बीजेपी इस बार चाहती है कि अगर कभी परिस्थितियां वैसी हो और इस बार अगर एनडीए की सरकार बनती है तो उनके हाथ में इतनी पावर रहे कि वो अकेले बार्गेन करने की पोजीशन में रहें। इसलिए चिराग को मजबूत करने की कोशिश की गई, बीजेपी अपने नेताओं को मजबूत कर रही है। प्रशांत किशोर ने जिन बीजेपी के बड़े नेताओं पर आरोप लगाया उन्हें सीधे चुनावी मैदान में भेजा गया कि आप जाइए और जनता का भरोसा लेकर आइए, तब हम मानेंगे कि आप बड़े नेता हैं।
अगर हम आपको कोई बड़ा पद दे रहे हैं, वो सम्राट चौधरी और मंगल पांडे वो बड़े पद पे थे, एक डिप्टी सीएम थे, एक स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे थे, बड़ा मंत्रालय संभाल रहे थे। तो आप जाइए, अब आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी सीट जीतने की नहीं है, बिहार जितवाने की है। बीजेपी अक्सर किसी को मलाई हमेशा खाने नहीं देती, संघर्ष का रास्ता बीजेपी हमेशा अपने बड़े नेताओं से अख्तियार करवाती है। और सम्राट चौधरी को देखें या मंगल पांडे को देखें, रामकृपाल यादव को देखें, कई बड़े नेता, सिद्धार्थ गौतम है, कई हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतरना पड़ा है। एमएलसी का रास्ता उनके लिए नहीं खोला गया है, उन्हें चुनावी मैदान में भेजा गया। हाँ, कुछ जो बड़े नेता हैं उनका टिकट कटा गया, हो सकता है उन्हें आश्वासन मिला हो कि एमएलसी का जो एमएलसी चुनावी मैदान में जा रहे हैं उनके कोटे पे उन्हें सीधे सीधे भेजा जाएगा, विधान सदन भेजा जाए, विधान परिषद भेजा जाए। समीर, जो बातचीत हुई खास करके बिहार की जब हम चर्चा करते हैं तो बीजेपी निश्चित तौर पे एक बड़ी पार्टी की भूमिका में नजर आ रही है, और जिस तरीके से बातें हो रही हैं वहाँ पे खास करके सबसे बड़ी बात जो देखने को मिलती है कि उनकी घटक दल, तमाम जो घटक दल में उसमें विरोधाभास है। क्या लगता है कि अगर बागी होते हैं कुछ लोग, जदयू में बागी हों, आपने जिक्र किया हम की बातचीत की, साथ साथ ये भी कहा कि कुशवाहा की पार्टी की बातचीत की, उनकी पार्टी के नेताओं अगर की तरफ से थोड़ा बागी दिखाया जाता है, पार्टी छोड़ने की बात आती है, जदयू के कुछ नेताओं की तरफ से भी कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि इसका असर कहीं ना कहीं पड़ सकता है? क्या वोट बैंक पे पड़ सकता है? कहीं वे गणित को बिगाड़ने की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं क्या? देखिए, हो सकता है कि हम के कुछ नेता पार्टी छोड़ें या फिर कुशवाहा के कुछ साथी पार्टी छोड़ें। जेडीयू में देखेंगे अजय कुमार सिंह नीतीश के काफ़ी करीबी नेताओं में से एक रहे थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन इसका कोई असर अब बीजेपी पे नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी मन बना चुकी है कि इतने सीटों पे मुझे चुनाव लड़ना है, चिराग को इतनी सीटों पे चुनाव लड़ाना है। देखिए राकेश, 100% रिजल्ट नहीं होने वाला, लेकिन जब आप देखेंगे 101 + 29 130 सीटों पे बीजेपी और चिराग चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ और पार्टियां हैं जो हो सकता है चुनाव के बाद बीजेपी के पाले में आ जाएं। तो 130 अगर आप समीकरण देखें तो अभी बीजेपी और चिराग दोनों मिलाकर 130 सीटों पर चुनावी मैदान में हैं। 100% रिजल्ट नहीं आना है, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी वो लोग एक बार्गेनिंग पोजीशन में 130 पे चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि नीतीश, हम और कुशवाहा तीनों को मिला ले तो 113 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीटों के मामले में तो बीजेपी अब ज़्यादा जा रही है। अगर इस गठबंधन के अंदर के गठबंधन को हम देखें तो चिराग और बीजेपी एक हैं, और उसी तरह माना जाता है कि मांझी और नीतीश काफ़ी क्लोज रहे किसी ज़माने में। अभी बीजेपी के क्लोज जरूर है मांझी, लेकिन शायद संभावनाएं बदल सकती है। लेकिन चिराग और नीतीश की संभावना बनना ये तो लगभग इम्पॉसिबल है। तो अगर इस समीकरण से आप देखें तो लगभग 130 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है अकेले, जबकि ये तीनों पार्टियां मिलकर 113 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ तो बीजेपी का मार्जिन है। दूसरा सवाल कि नेता तो बागी होंगे, नेता दूसरी तरफ से जाएंगे। आप देखिएगा तो अभी आरजेडी की भी लिस्ट आने दीजिए, वहां से भी बगावत होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बगावत यहाँ से होगी, वहां से होगी। अजय कुमार सिंह जैसे बड़े नेता पार्टी छोड़े, कई जिला अध्यक्ष पार्टी छोड़ चुके हैं जेडीयू और बीजेपी के। लेकिन बीजेपी अपना कैडर बेस लेके चलती है, इसलिए बीजेपी को इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, जेडीयू को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी लोगों का टिकट इस बार कटा है, जो एलजेपी के खाते में गई है, और इससे बहुत नाराजगी है। तो जेडीयू को तो नुकसान होने वाला है। कुछ और सीट है राकेश, जैसे जमुई, काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ से श्रेयसी सिंह उम्मीदवार हैं। गया शहर, प्रेम कुमार, वो चुनावी मैदान में है। तो इस बार देखिए जो बड़े नेता हैं, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तारा किशोर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार, मंगल पांडे, कृष्ण कुमार कृषि, श्री राम नारायण मंडल और नितिन नवीन, उसके बाद रामकृपाल यादव, सिद्धार्थ गौतम जैसे बड़े नेता इस बार उनका नाम आ गया है। लगभग 71 का आ गया है, कुछ और बाकी हैं, तो उसका भी लिस्ट जल्दी आ जाएगा। तो जल्दी ही आ जाएगी, और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये सारी चीज़ें चलेंगी। एक और सवाल बनता है, खास करके जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि नीतीश कुमार की और बीजेपी की तरफ से माना जाता है कि नीतीश कुमार ने पिछले कार्यकाल के दौरान बड़ी काम की है, विकास की कई योजनाओं को सामने रखा है, उसका कुछ सबूत भी अब कहीं ना कहीं जनता के बीच रखने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी अगर इस तरीके से सोचकर चल रही है, आपने जो जिक्र किया कि चिराग पासवान को मिला करके, क्या मुद्दा रह सकता है उनके लिए? किस एजेंडे पे चुनाव लड़े जा सकते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार के सामने तो निश्चित तौर पे विकास की बात है, नीतीश कुमार को लोग देख रहे हैं, उनकी नेतृत्व में जो विकास की चीज़ें हैं उसकी चर्चा भी हो रही है। बीजेपी क्या कुछ गिनाने की कोशिश कर सकती है? देखिए, बीजेपी जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ सकती है वो नीतीश कुमार हैं। अभी भी एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाएंगे। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, अमित शाह तक बोल चुके हैं कि सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे। बीजेपी भी जानती है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करके बीजेपी में सत्ता चलाना इतना आसान नहीं है उनके लिए। लेकिन बीजेपी का चेहरा हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं,
वो बिहार हो, पंजाब हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, कहीं भी बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी ही है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया, टैरिफ पॉलिसी, विदेश नीति, एक तो हिंदूवाद भी बीजेपी का हमेशा से मैटर रहता है, घुसपैठ। बीजेपी इस बार बिहार में भी घुसपैठ का मुद्दा बहुत उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि कुछ जो जिले हैं जो सीमा से सटे हैं, वहाँ लगातार घुसपैठ हो रहे हैं, इसीलिए एसआईआर चलाया गया। तो काफ़ी मामले बीजेपी जो अपना हार्डकोर पॉलिटिक्स करती है, उसी पॉलिटिक्स के सहारे यहाँ भी है। दूसरी बात ये भी है कि जब से वो सत्ता में आए, नीतीश कुमार के साथ आए, तो उसका क्रेडिट भी बोलते हैं। अगर नीतीश कुमार को क्रेडिट मिलता है तो सत्ता में तो हम भी भागीदार हैं, तो उनका क्रेडिट उन्हें भी मिलना चाहिए। क्राइम कंट्रोल हुआ, बीजेपी का कहना है कि क्राइम कंट्रोल हुआ, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, तो इसमें हमारा देन है। उसके ऊपर प्रशांत किशोर भी हैं। एक बार इसमें बड़ा नोटिस करने वाला जो रहा राकेश, इस लिस्ट में अब चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर अपने आप को कितना साबित कर पाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, जो राजनीतिक दल हैं उनकी रणनीति को प्रशांत किशोर जरूर प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बड़े नेताओं पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया और उन्हें चुनावी मैदान में भेजा गया कि जाइए प्रूफ कीजिए अपने आप को, इससे तो तय है कि प्रशांत किशोर की रणनीति जो है सो अन्य राजनीतिक दलों में काम तो कर रही है। चलिए समझिए, जिस तरीके का माहौल है बिहार का, और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि तमाम राजनीतिक दल के लोग कहीं ना कहीं अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। पहली लिस्ट बीजेपी की आई है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आकलन का भी दौर शुरू हो चुका है और तमाम जो प्रत्याशी हैं पूरी ताकत के साथ जनता के बीच जाने को तैयार हैं। बिहार की हर खबरों पे हम लगातार बने रहेंगे। आप लगातार आइडियल एक्सप्रेस को देखते रहिए। हम तमाम गतिविधियों पर नज़र रखते हुए बारीकी से चीज़ों को सामने रखने की कोशिश करेंगे। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।